Yeah. So, hi guys. Good morning. Hello. Yeah. Hi guys. Good morning. So today we are here to learn a new accounting standard, which is known as IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operation. Okay. Okay. So IFRS 5 क्या नाम है? IFRS 5 non-current assets held for sale and discontinued operation. देखिए दो इसको स्प्लिट करना है. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल जो अभी अपन IAS 16 PP में पढ़ा था, IAS 13 इंटेंजिबल एसेट्स में पढ़ा था, ये सब होता है. ठीक है. और सेकंड है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब क्या? वो अपन पढ़ेंगे. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे. ओके. सो IFRS 5. ओके. So discontinued operation is a component of an entity that has been sold or which is classified as held for sale. तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है? जो कि अपन ने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, या फिर उसको क्लास को सोच रहे कि अब इसको बेचने का आपको क्लासिफाई एज अ हेल्प फॉर सेल विच इज. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है क्या? अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस इधर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन और लोकेशन. सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस. ओके. सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि से आपके पास दो तीन प्रोडक्ट है. से आप आई से यू सी लाइक वी आर एप्पल मैन्युफैक्चर. ओके. एप्पल के प्रोडक्ट्स अपन मैन्युफैक्चर करते हैं. सो अपने पास मैकबुक है, आईफोन है, आईपोड्स है, आईपैड है. सो अपन ने लेट्स से आईपैड है, आईफोन, ये सब क्या है? अलग अलग ऑपरेशन है, अलग अलग प्रोडक्ट है ना. तो ईच एंड एवरी वन लाइक फॉर एग्जांपल आईफोन, ये क्या सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस. अपना आईपैड एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है. इसका सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है. या से अगर आपका एक स्टोर है, आपका इधर एक इंडिया में आपका स्टोर है, आपका स्टोर एक यूके में, एक यूएसए में, तो वो सब क्या है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, वो भी क्या सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है. ओके. तो ये है. इसका मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब क्या है? सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस इधर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन और लोकेशन अदर. सेकंड क्या है? द पार्ट ऑफ अ प्लान टू डिस्पोज अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेसेस. मतलब अपन सोच रहे हैं कि इसको अपन सो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस को क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे. और सब्सिडरी एक्वायर सोलरी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब क्या है? कोई सब्सिडरी, फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्सिडरी है, अभी इसको आप सोच रहे हैं कि इसको मैं बेच दूंगा, बेचने का फॉर एग्जांपल सब्सिडी, तो उसको क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो जो ऑपरेशन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूड है. सब्सिडी है आपके, सब्सिडी को आपको बेचना है, तो वो क्या है? अब वो आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रहेगा. मतलब वो ऑपरेशन है जो आप वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते. ऐसा नहीं कि आपने बेच दिया है तब, ऐसा आपने सोच लिया कि अब इसको बेचना है, तो मतलब वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया अब आपका. तो इसके के तो अपन आगे पढ़ेंगे. मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या करते हैं, मतलब जनरली अपन क्या करते हैं कि जब अपन कोई ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस यूनिट है, से मैंने आईफोन आईफोन का यूनिट है, मैं इससे सोच रहा हूँ कि इसको बेच दूंगा, तो क्या करूंगा? ये मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. तो अब मैं इससे क्या करूंगा? प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? उसके जितने भी एसेट रहेंगे आईफोन के अंडर के, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी एसेट वगैरह रहेगा, उसको मैं क्या करूंगा? क्लासीफाई करूंगा एज हेल्प. करंट एसेट क्लासीफाई कर दूंगा उसको, क्योंकि उसको अपन को बेचना है, तो उसको जो नॉन करंट एसेट जो भी रहेगा वो क्या बोलते हैं, आई आईफोन का जो भी मैन्युफैक्चर का जो मशीन वगैरह रहेगा, जो भी मतलब नॉन करंट एसेट रहेगा, उसको बिजनेस यूनिट वो वो आईफोन के बिजनेस यूनिट से रिलेटेड, उसे मैं क्या करूंगा? करंट एसेट ऐसा क्लासीफाई कर दूंगा. ठीक है. और और मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में ना दो क्लासी सेपरेट क्लासीफाई करूंगा. डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है ना, तो सेपरेट क्लासीफाई करूंगा. इससे मेरे को प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है. जैसे कि इधर आपको मैं शो कर देता हूँ. ये देखिए इधर पे, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो सर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना सेपरेट प्रेजेंटेशन करूंगा कि ये मेरे को प्रॉफिट क्या हो रहा है मेरे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, जो कि मेरा आईपैड है, मैकबुक है, आई आईपोड है. और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है? मेरा आईफोन है. मैं उसको सेपरेट क्लासीफाई करूंगा कि मेरा मेरे को डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में ऐसा हेडिंग डालूंगा, उसमें लिखूंगा मेरा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. इधर इधर लॉस हुआ इसलिए इन्होंने लॉस लिखा. अपन लिखेंगे प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. और इधर पे आईफोन का एक सेपरेट दूंगा, क्योंकि उससे मेरे आईफोन का एक सेपरेट क्लासीफाई करूंगा, मेरे को उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ओके. या तो वी डन विद क्या होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अपन ने देख लिया, जो कि होता है सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन और लोकेशन. ओके, ये देख लिया. और या फिर कोई सब्सिडरी है या फिर कोई बिजनेस यूनिट है, ओके, जिससे अपने को ऑपरेशन सब अपना ऑपरेशन रन हो रहा है, जिससे अपने को इनकम आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है. कोई कोई ऑपरेशन है जिससे मेरे को इनकम आ रहा है, इनकम आ रहा है या रेवेन्यू आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? डिसकंटिन्यू, उसको बोलेंगे ऑपरेशन. तो उसको जब अपन सोच लिए कि इसको अपने को बेचना है या फिर उसको बेच दिया अपन, तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. ठीक है. उसका प्रेजेंटेशन भी अपन ने देख लिया कि उसके अंदर का जो भी एसेट रहेगा ऑपरेशन से उसको क्लासीफाई करेंगे एज अ करंट एसेट
और उसको और प्रॉफिट एंड लॉस में एक सेपरेट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस में वो कितना हुआ डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन से। ओके ओके, तो अपन यहाँ तक हो गए थे, लेट्स सी। ओके, ये क्या लिखा, एन ऑपरेशन इज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड प्रिंसिपली फॉर बाय कंटिन्यूइंग। तो ये क्या लिखा, एन ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलो या एसेट बोलो, क्योंकि दो ये आईफरस 5 क्या दोनों में डील करता है, नॉन करेंट एसेट्स के लिए भी डील करता है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में भी डील करता है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, ये दोनों का एक ही सेम ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स होता है। तो अपन ने अगर सोचा कि ऑपरेशन बेचे, ऑपरेशन को सेल करेंगे तो ऑफकोर्स उसके अंदर का एसेट्स वगैरह भी सेल करेंगे ना अपन। फॉर एग्जाम्पल अपन सोचे कि ये आईफोन का जो बिजनेस यूनिट है उसको बंद करने का अपने को, मतलब बेचने का है, तो उसके अंदर का एसेट भी बेचते हैं अपन, राइट। तो वही, तो दोनों मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉन करेंट एसेट बोल दो या ऑपरेशन बोल दो। क्या लिखा है, और इन ऑपरेशन, तो इधर को मैं नॉन करेंट एसेट ऑपरेशन के बदले ना मैं नॉन करेंट एसेट वर्ड यूज करता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा बेटर अप्रोप्रिएट समझ में आएगा। या आपके ऊपर है, आपको वो यूज करना हो। नॉन करेंट एसेट यूज कर रहा हूँ। एंड नॉन करेंट, ओके, एंड नॉन करेंट एसेट्स इज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड प्रिंसिपली बाय कंटिन्यूइंग यूज। क्या बोल रहे हैं कि एक नॉन करेंट एक एसेट्स को, अब नॉन करेंट एसेट्स को अपने को डिस्पोज कर देना चाहिए अगर उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो मुझे रिकवर होने वाला है थ्रू सेल ट्रांजेक्शन rather देन कंटिन्यूइंग यूज। ओके, ऑफ कोर्स यार, सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, अपने को अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, और कोई अपने पास एसेट है फॉर एग्जांपल, बट उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो प्रोडक्शन से जो मेरे को रिटर्न आएगा वो क्या है, वो कम है। जो प्रोडक्शन से जो मैं से प्रोडक्शन करूंगा, तो वो जो मशीन है वो प्रोडक्शन करने से जो मेरे को रिटर्न आएगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं उसे अभी सेल कर दूं, राइट। तो फिर ऑफकोर्स क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा, मैं क्यों उसको प्रोडक्शन करने के लिए बैठूं उसको, अगर मेरे को जो सेल करने से उसको ज्यादा मेरे को रिटर्न आने वाला है। ओके, तो यही दिया है, टू बी क्लासिफाइड हेल्प फॉर सेल एट द रिपोर्टिंग डेट इट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो ये क्या है, ये क्या पॉइंट है, टू बी क्लासीफाई, ये क्या कंडीशन है, टू बी क्लासीफाई एज हेल्प फॉर सेल एट द रिपोर्टिंग डेट इट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि अगर आपको नॉन करेंट एसेट्स का कोई ऑपरेशन को क्लासीफाई करना है एज अ हेल्ड फॉर सेल, मतलब है क्लासीफाई क्या कर रहा है, एज अ हेल्ड फॉर सेल, मतलब उसको अपने को बेचना है, बेचने के लिए अपन उसको बेचने वाले हैं, या फिर उसको अपन ने बेच दिया है, तो क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल बोथ नॉन करेंट एसेट्स एंड डिसकंटिन्यूड एंड नॉन करेंट एसेट्स एंड ऑपरेशन। तो उसके लिए क्या है, ये 5 कंडीशन मीट होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल। ओके, तो लेट्स सी अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें से ये और ये पांचों कंडीशन मीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक ही प्लान एक ही कंडीशन मीट होना चाहिए, पांचों कंडीशन मीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, तो 6 तो पूरा ऑल 6 कंडीशन मीट होना चाहिए। ओके, द ऑपरेशन, द फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑपरेशन इज अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली इन इट्स करंट लोकेशन। ओके, सो ऐसा नहीं कि मतलब वो जो मशीनरी है या फिर वो ऑपरेशन है वो अवेलेबल रहना चाहिए, कि अगर आपको कोई कस्टमर तुरंत कोई बायर है कोई कस्टमर मिलता है और वो एग्री परचेस करने के लिए, तो आपको उसको इमीडिएटली बेचने वाले रहे, ऐसा नहीं कि उसको अभी नहीं रखेंगे, 2 महीने बाद अपन बेचेंगे उसको। अब 2 महीने बाद बेचेंगे, पर अभी अभी से अपन ने कस्टमर को एक साइन कर, भाई मैं मेरे को गुड्स बेचने का है, और अपन बेचेंगे 3 महीने बाद, तो ये क्या है, तो सेल अवेलेबल है क्या अपने पास, सेल इमीडिएटली, ये कंडीशन है क्या, अवेलेबल फॉर सेल है क्या, वो इमीडिएटली नहीं है, वो अवेलेबल फॉर सेल क्या इमीडिएटली नहीं है। तो मतलब क्या किया, अभी अपन उसको क्लासीफाई उसको अपने ऐसा क्लासीफाई हेल्प फॉर सेल नहीं रखा है अभी तक, इसको अपने ऐसा सोचा नहीं उसको भी बेचूंगा, तो कब सोचेंगे अपन, 2 महीने बाद सोचेंगे, सोच लिया है, बट अभी इसको मैंने वो उसकी जो क्राइटेरिया है जो अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली, ये कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो अभी तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन आईएफआरएस 5 अभी वो वाले एसेट्स पे या ऑपरेशन पे नहीं लगा सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या था, सेल इज हाईली प्रोबेबल एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट विद इन अ 1 ईयर। तो सेल क्या है, जो मैं अपन सोच रहे हैं कि अपन इसको बेचेंगे, राइट, एसेट को सोच रहे हैं कि बेचेंगे, ऑपरेशन को बोलेंगे कि कुछ सेल कर देंगे, तो वो क्या है, वो मेरा सोचना का वो सोचना क्या है मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, वो बहुत प्रोबेबल रहना चाहिए, प्रोबेबल मतलब क्या, 75% प्रोबेबिलिटी है जो उसकी ना, तो 75% और मोर रहना चाहिए कि मैं सब बेचूंगा एसेट्स को, तो ये क्या, सेल हाईली प्रोबेबल रहना चाहिए, और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट विद 1 ईयर। तो इधर 2 कंडीशन आ जाती है, एक तो हाईली प्रोबेबल की कंडीशन आ गई, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट एंड टू बी कंप्लीटेड विद 1 ईयर, ये 2 कंडीशन है। तो हाईली प्रोबेबल रहना चाहिए कि मैं इसको बेचूंगा ऐसे, 75% में श्योर हो गया ऐसे को मैं बेचने का मेरे को, और उसको बेचूंगा भी मैं कितना, तो विद इन अ 1 ईयर, अगर मैं बेचने वाला हूँ उसको विद इन अ 1 ईयर के अंदर बेचना है, तभी मैं इसको आईएफआरएस 5 क्लासीफाई करूंगा। ओके,
सेकंड क्या है, देन थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल, मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल, तो मैनेजमेंट है जो कमिट किया गया, हाँ मेरे को इसको एसेट्स बेचना है, ओके। द ऑपरेशन इज बीइंग एक्टिवली मार्केट, ऑपरेशन इज बीइंग एक्टिवली मार्केट, ओके। एक्टिवली मार्केट मतलब क्या, मैं एक एजेंट को एजेंट को ढूंढ रहा हूँ, मैं मेरे कस्टमर्स को ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को ये वाला ऑपरेशन बेचने का है, या फिर मैंने कोई एजेंट को हायर करके रखा है, कोई ब्रोकर को हायर करके रखा है, ये सब क्या, एक्टिवली बीइंग मार्केट इन ऑर्डर टू सेल इट, ओके। The operation is being offered for a sale at a reasonable price in relation to its current fair value. तो ऑपरेशन है ना, जो भी मेरा एसेट है, ऑपरेशन है, तो उसको जब मैं मार्केट करूँ ना कि मतलब मेरे को इसको बेचने का है, तो ऐसा प्राइस ना मैं मांगूंगी जो कि अनरीजनेबल है, जो कि अनफेयर है, कि बहुत ज्यादा प्राइस है, ओके। मैं क्या प्राइस मांगू जो रीजनेबल है, ऐसा प्राइस मांगू कि जो लगता है कि मैं एक्सपेक्टेड है कि मेरे को रिसीव हो जाएगा, या फिर इसकी इतनी वैल्यू जो मेरे को रिसीव हो जाएगी, ये प्राइस में डिमांड करूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्राइस में डिमांड करूँ। जनरली क्या होता है, किसी को एसेट बेचना रहता है तो क्या करता है, वो उसका रीजनेबली प्राइस बेचता है, बट जिसको एसेट बेचना नहीं रहता है वो क्या जानबूझ के ज्यादा प्राइस मांगता है, ये एक्सपेक्टेशन है क्या पता कोई किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो एसेट परचेज कर ले बहुत ज्यादा प्राइस पे, ओके। तो मतलब पर इधर पे इंटेंशन क्या रहता है केस में, कि इसका इंटेंशन एक्चुअली सेल करना नहीं रहता है, ओके। फिर वो क्या अपना वो क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता है कि सामने वाला अगर बहुत जरूरत है तो वो मेरे को अनएक्सपेक्टेड ज्यादा प्राइस दे। बट अगर आपको जेन्युइनली आपको एसेट को बेचने का है तो आप जो प्राइस रखेंगे वो क्या रीजनेबल रखेंगे कि आपको भी सेल कर सके उससे, या ठीक है। द सिक्स पॉइंट क्या, इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल बी चेंज और बी विड्रॉ, ओके। तो इट इज वेरी अनलाइकली कि प्लान अपन चेंज करने वाले और विड्रॉ करने वाले, ओके। तो ये भी सिंपल है। तो ये 6 कंडीशन मीट होना चाहिए, ऑल 6 कंडीशन टू बी मीट इन ऑर्डर टू क्लासिफाई नॉन करेंट एसेट्स और डिसकंटिन्यूड और ऑपरेशन एज अ हेल्ड फॉर सेल अंडर आईएफआरएस 5, ओके। ठीक है, अपने देख लिया, अपने नॉन करेंट एसेट्स को तो अपने को पता ही, अपने आई 16 पढ़ा है मेरे लेटर वीडियोस में, यू कैन गो एंड चेक। एंड अपने डिस्क ऑपरेशन का मतलब इधर पे, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है वो भी देख लिया, ऑपरेशन मतलब क्या ऑपरेशन डिनोट करता है वो भी अपने देख लिया है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी क्या होता है वो सब अपने देख लिया, कंडीशन भी देख लिया। अब क्या अपन देखेंगे, अब आईएफआरएस 5 फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि अब ये पांचों कंडीशन मैंने अप्लाई किया, पांचों कंडीशन अप्लाई हो गया, मैं आईएफआरएस 5 अप्लाई कर सकता था, तो उसका प्रेजेंटेशन क्या आईएफआरएस 5 का अप्लाई करने का, तो क्या लिखा, आईएफआरएस 5 रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, IFRS 5 require information about a discontinued operation to be presented in the financial statement. Of course, आपने वो एसेट को या फिर ऑपरेशन को सोचा है कि मैं इसको बेचने का, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको शो करना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेट में आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखा है, फर्स्ट क्या है, अ सिंगल अमाउंट शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द टोटल ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड operation. So again, I'm repeating, a single amount ना, एक single amount should be presented on the face of statement of profit and loss. यहाँ पे profit and loss में अपने को that is comprised of the total of the post tax profit or loss of discontinued operation. तो अपन ने इधर पे देखा था, तो इधर अपन ने देखा था क्या कि प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन शो करना है, जब अपन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं अपन, तो दो क्लासिक, तो जब अपन कोई कोई ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आप उसको क्लासिक ऐसा प्रेजेंटेशन कैसा करता है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एक प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो वही इधर पे लिखा है कि एक सिंगल अमाउंट दिखाना है कि इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि कंप्राइज ऑफ पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद उसका प्रॉफिट और लॉस क्या है, मतलब जो ऑपरेशन है जो कि आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है उससे अपने को प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस हो रहा है, जैसा एक सिंगल अमाउंट दिखाना है। तो देखिए इधर पे दिखाया भी है, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये ऐसा सेम प्रेजेंट ये दिखाना है आपने को बी फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ओके। ठीक है, ठीक है, लिखा है एनालिसिस ऑफ अ सिंगल अमाउंट डिस्क्राइब अबाउट एनालिसिस ऑफ सिंगल अमाउंट प्रोवाइडेड ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ नहीं है, सिमिलर है, ये जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है उसका ही ऑलमोस्ट सेम ही, कि सिंगल अमाउंट में शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके। थर्ड पॉइंट, if a decision to sell an operation is taken after the year end but before the accounts are approved, this is a non-existing event up to the reporting date and disclosed in the note। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपने डिसीजन लिया कि अपने को ये बिजनेस यूनिट है या ये ऑपरेशन है इसको बेचने का, या फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि अब आपको आईफोन के यूनिट है, जो आपका आईफोन यूनिट है ना उसको अपने को नहीं रखना क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, उसको आपको सेल करना है, ओके। तो
बट ये जो डिसीजन लिया ना आपने, वो डिसीजन कभी लिया कि जब आपका अकाउंट्स का जो ईयर एंड था ना, वो ईयर एंड खत्म हो गया। बट जो अकाउंट्स चेक होता है ना, जो ऑडिट के लिए अकाउंट जाता है ना, वो अकाउंट्स चेक अभी तक वो चेक हुआ नहीं है। पर फिर स्टिल ये क्या होगा, ये इवेंट क्या है, मतलब ये डिसीजन जो लिया आपने ईयर एंड के बाद लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। और इसको क्या करेंगे, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, इसको अपन ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करता। अपना जो फिनेंशियल स्टेटमेंट रहता है ना, उसके अंदर का जो एलिमेंट्स रहता है ना, उसको कुछ चेंज नहीं करते, इसके अमाउंट वगैरह कुछ चेंज नहीं करते। फिर क्या करते हैं, अगर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट तो सिर्फ उसको अमाउंट को डिस्क्लोज कर देते हैं, अगर वो मटेरियल रहेगा तो। ओके, या या ओके। देन फोर क्या, इन द कंपैरेटिव फिगर द ऑपरेशन इज आल्सो शोन एज अ डिसकंटिन्यू। तो जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी अपने को शो करना रहेगा। तो इधर पे क्या है, देखिए ये देखिए, एक ऐसा इन लोगों ने क्या किया है, 2002 है और 2001, तो यही बोल रहा है कि कंपैरेटिव फिगर भी शो करना रहेगा, अपने को कंपैरेटिव फिगर भी शो करना है, इवन थ्रू दे वर नॉट क्लासिफाई एज सच इन द प्रीवियस ईयर। तो ये जो ऑपरेशन है, इसको जब अपन लिखेंगे, जब करंट ईयर में देखो 2002 है, इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन शो कर रहे हैं अपन, तो प्रीवियस ईयर में भी ना ये इससे रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस रहेगा ना, मतलब जो भी अपने को अर्निंग रहेगा ना, जो जिसका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा ना, इससे ये ऑपरेशन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड, उसको भी इसके इसके लाइन में शो करना है, सेपरेट शो करना है। ओके, ताकि ताकि जो भी यूजर है, जो के यूजर है, उनको ज्यादा बेटर आइडिया मिल सके, ज्यादा बेटर उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, यही कि कंपैरेटिव फिगर शो करना है जो भी अपन ने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू किया है। ओके, सो या तो भी डिस्कस कैसे, अपने सब डिस्कस कर लिया कि कैसे अपन प्रेजेंटेशन करने वाले हैं आईएफआरएस 5 का, कंडीशंस देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। या तो इधर पे एक क्वेश्चन है जो कि अपन सॉल्व करेंगे, सो अपने को एक बेटर आइडिया आएगा। आपने सब कुछ देख लिया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मीनिंग्स देख लिया, उसके कंडीशंस क्या होते देख लिया, उसके प्रेजेंटेशन क्या करना पड़ते देख लिया। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को ज्यादा बेटर ग्रिप मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो इधर क्या पूछा है कि एक्सप्लेन वेदर ईच ऑफ दिस सब्सिडरी, ईच ऑफ दिस सब्सिडरी meet the definition of discontinued operation as defined by IFRS 5। जो भी कंडीशन, तो सब ये सब क्या है, तो सब्सिडरी है, और उसको डिसाइड करना है कि वो जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का क्राइटेरिया मीट कर रही है कि नहीं, जो कि आईएफआरएस 5 में डिफाइन किया है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का क्राइटेरिया क्या है, मीट द डेफिनेशन ऑफ अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ओके, तो इधर पे अपने को क्या देखना है, कंडीशंस मीट कर रही है कि नहीं सब्सिडरी इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 5। तो कौन से कंडीशंस आपको देखेंगे, अपन ये 5 कंडीशन देखेंगे, ठीक है, ये 5 कंडीशन देखेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट इज should be whether the subsidiary, the disposal of subsidiaries should be classified as held for sale or not in accordance, or I can say in accordance with we have to trade those operations, discontinued operation in accordance with IFRS 5 or not. Okay, so क्या पे था अपन, so the Portugal group of companies, Portugal group of companies has financial year end क्या है 30 June 2004. Okay, and the financial statement was authorized 3 months later. तो financial statement कभी authorized होता है 3 month बाद होगा, 3 months later. Okay, and the group is disposing of many of its subsidiary, each of which is a separate major line. तो group क्या है, डिस्पोज कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है पॉजिटिव ग्रुप है, बहुत सारे अपने सब्सिडीज को क्या करने वाला है, डिस्पोज करने वाला है। ओके, तो और ईच ऑफ देम, इधर पे क्या दिया, ईच ऑफ देम इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया। जब अपन देखिए, मतलब जब अपन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो अपन वो पढ़ रहे थे, उसका डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें था ना कि कोई सब्सिडरी हो गया, सब्सिडरी भी होता है, मतलब सब कोई सब्सिडरी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि अपना ऑपरेशन से वो उससे अपने को वो अपना कोई सब्सिडरी है, उससे क्या हमारा ऑपरेशन आ रहा है, या कोई जोग्राफिकल लोकेशन है तो वो भी क्या है, मेरा एक ऑपरेशन है, तो उसको सब चीज़ क्या है, सेपरेट मुझे लाइन, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है मेरा। ओके, ठीक है, तो मतलब ये सब सेपरेट अपने को इधर पे श्योर है कि अपन ने इधर पे सब श्योर है कि ये जो सब चारों पॉइंटर्स दिए ना, ये सब क्या मेरे और सेपरेट ऑपरेशन है, इधर पे दिया है, क्योंकि देखिए द ग्रुप इज डिस्पोजिंग ऑफ मैनी ऑफ इज सब्सिडरी, सब्सिडरी वर्ड है, मतलब ये सब क्या आपने ऑपरेशन से, चारों जो भी है ना, हमने सब ऑपरेशन से। ओके, और फर्स्ट देखते हैं, और सब्सिडरी इंग्लैंड की सब्सिडरी है, वो सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2004, और अपना ईयर एंड क्या है 30 जून 2004, या तो उसको अपने बेच दिया है, ऑफकोर्स उसको अपने बेच दिया है, बेच दिया तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये फाइव नहीं, क्योंकि उसको अपन ने बेच दिया है, ये कंडीशन कब अपन अप्लाई करते हैं, जब अपन सोच रहे हैं बेचने के लिए पर बेचा नहीं है अभी तक, तो क्या है तभी तो कंडीशन 5 अप्लाई करेंगे ना, आपको तो अपन ने बेच दिया, तो ऑफकोर्स ये बेच दिया है, तो ये सब चार पांचों कंडीशन मीट हुआ रहेगा।
प्लान और चेंज विल बी विड्रॉ पॉसिबल है क्या? बेच दिया है, नहीं पॉसिबल है। ऑपरेशन इज बीइंग ऑफर फॉर सेल रीजनेबल प्राइस, आपको बेच दिया तो रीजनेबल प्राइस पे बेचा रहेगा। ऑपरेशन इज बीइंग एक्चुअली मार्केटिंग, बेच दिया तो क्या मतलब है इसका? मैनेजमेंट कमिटेड, बेच दिया है। तो ये सब पांचों कंडीशन के लिए कुछ देखना ही नहीं, मतलब जब अपने सोल्ड कर ही दिया उसको, तो ये क्या है? और कभी बेचा है? 1 जनवरी 2004 को बेचा है, और ईयर एंड अपना 30 जून 2004। तो ऑफकोर्स ये क्लासीफाई करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल। आईफरस 5 ये क्लासीफाई करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको ये आईफरस 5 का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? ऑन 1 जनवरी 2004 an announcement was made that there were advanced negotiation to sell subsidiaries Switzerland and they're subject to regulatory approval, and this was expected to be completed by 31st October 2004. Okay, तो ये क्या है? इधर पे क्या हो रहा है? 1 जनवरी 2004 को क्या अनाउंसमेंट हो गया? अनाउंसमेंट हो गया तो मतलब क्या मैनेजमेंट कमिटेड है कि वो बेचने वाली है, प्रोबेबल है वो बेचने वाली है। ओके, मेड इट देयर वर एडवांस नेगोशिएशन टू सेल सब्सिडीज स्विट्जरलैंड एंड दैट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। ओके, तो रेगुलेटरी से अप्रूवल मिलना है, और ये का भी अपने को लग रहा है कि दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। ये रेगुलेटरी का अप्रूवल वगैरह सब बेचना कभी तक एक्सपेक्टेड है टू कंप्लीट हो जाएगा? 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो इधर अपन ने देखा था कि विद इन 1 ईयर होना चाहिए, राइट? इधर अपन ने क्या देखा था? विद इन 1 ईयर होना चाहिए, और ये विद इन 1 ईयर हो भी रहा है। पर देखिए 1 जन 2004 को अपन ने सब अनाउंसमेंट वगैरह दिया, और बाय 30 और अपन ने सोच लिया कि 31 अक्टूबर तक अपन इसको बेच देंगे। अपने को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अपन इसको 31 अक्टूबर तक बेच देंगे, तो विद इन 1 ईयर ही हो रहा है। तो या दिस इज ऑल्सो बी शुड बी क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब ये आईफरस 5 का कंडीशन मीट हो रहा है। और जो का प्रेजेंटेशन अपन इसका, तो इसका आईफरस 5 का प्रेजेंटेशन इस सबके दोनों सब्सिडी पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब ये थर्ड, so the board also decided to sell a subsidiary called France. The board also have decided to sell a subsidiary called France. Okay, an agent has been appointed to find a suitable buyer, but none have yet emerged. And the agent advised that the potential buyers are deterred by the expected price that Portugal hopes to achieve. Okay, तो क्या फर्स्ट क्या है? The board has decided to sell a subsidiary. तो इधर फिर क्या मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ये सब्सिडी फ्रांस को बेचने वाले हैं, डिसाइड कर लिया, चलो ये कंडीशन मीट हो गए। फिर क्या? एजेंट हैज बीन अपॉइंटेड टू सेल अ सुटेबल बायर बट नन हैज येट, तो यहाँ अपन ने एजेंट्स भी अपॉइंट कर दिया। तो अपन ने ये देखिए, अपन ने एजेंट भी अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब कि अपन ने ये वाला कंडीशन भी मीट कर लिया है, एक्टिवली मार्केट का भी कंडीशन भी मीट कर दिया है। ओके, बट क्या हो रहा है? इधर एजेंट ने अपने को क्या एडवाइस दिया? इज द पोटेंशियल बायर आर डिटर्ड बाय द एक्सपेक्टेड प्राइस एंड द पोर्चुगल होप टू अचीव। तो क्या मैनेजमेंट ने अपने को क्या बोला कि जो नॉर्मली जो प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो बायर है, जो वो ये जो प्राइस आप डिमांड कर रहे हो, प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है, कि वो थोड़ा ज्यादा है उनके हिसाब से, ज्यादा प्राइस है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या कि अपन उसको जो मार्केट कर रहे हैं, जिसको मतलब अपन सेल करने के लिए मार्केट कर रहे हैं, वो रीजनेबल प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, उसको अपन रीजनेबल प्राइस पे नहीं कर रहे हैं। तो रीजनेबल प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, मतलब वाला कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो इट विल बी नॉट क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल, ओके, क्योंकि इसको अपन रीजनेबल प्राइस पे मार्केट नहीं कर रहे हैं। ओके, मार्केट कर रहे हैं एजेंट पे, जो प्राइस जो अपन ऑफर कर रहे हैं ना, वो रीजनेबल प्राइस नहीं, इसलिए ना कोई बायर अपने पास आ नहीं रहे लेने के लिए, ठीक है। तो इसको नॉट सो ये वाला पॉइंट शुड नॉट बी क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल, ओके, शुड नॉट बी क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। अब ये है, on 10th July 2004, an announcement was made that the customer subsidiary on, again I'm repeating, on 10th July 2004, an announcement was made that another subsidiary, Vorotia, was for sale and it was sold on 10 December 2004. तो कभी अपने अनाउंसमेंट किया 10 जुलाई को, और अपना ईयर एंड क्या है 30 जून को। तो अपन ने मतलब ईयर एंड के बाद किया अनाउंसमेंट, क्योंकि ईयर एंड के बाद किया, 10 को किया। तो इधर पे क्या सिंपल से इधर दिखी क्या आपने को कि अपन ने क्या ईयर एंड के बाद किया, तो अपन आईएफआरएस 5 ये साल में प्रेजेंट कर सकते क्या? अपन तो अपन ने जो डिसीजन लिया कि अपने को ये क्या, ये कौन सा यूनिट है, एक प्रोटिया यूनिट को अपने को सब्सिडरी को सेल करना है, पर ये अपन ने कभी लिया 30 जून के बाद, ईयर एंड के बाद लिया। तो क्या मेरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा, जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा एज पर द 30 जून 2004, क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि मतलब ये डिसीजन को मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँ? नहीं ना, अप्रोप्रिएट रहेगा क्या? नहीं। तो ये आपने देखा भी था कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब ईयर एंड के बाद आपने डिसीजन लेता था, उसको क्या बोलते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसे क्या अपन करेंगे? इसको क्या करेंगे अपन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ डिस्क्लोज कर देंगे। अगर ये जो सब्सिडी रहेगी ना, वो मटेरियल रहेगी ना, मतलब इंपॉर्टेंट रहेगी ना, उसका अमाउंट बड़ा रहेगा ना, तो इसको अपन क्या करेंगे?
ऐसा डिस्क्लोज कर देंगे सिर्फ, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। और उसको फिर इसको एज IFRS 5 अप्लाई करेंगे क्या इस पे? नहीं, IFRS 5 अप्लाई करेंगे बट कभी करेंगे जब 30 जून 2005 रहेगा तब। हाँ 5, हाँ 30 जून 2005, बट 30 जून 2004 पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन लिया अपन ने ये 30 जून 2004 के बाद। ओके, तो इस पे भी यही, को भी नहीं अप्लाई करेंगे। तो बस ये दो सब्सिडरी, ये दो डिस्पोजल पे अपन IFRS 5 अप्लाई करेंगे, और ये दोनों पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देख लिया सब कुछ, ऑल गुड। तो इधर पे अपना खत्म होता है IFRS 5। बहुत इजी है, सिर्फ क्या है कंडीशन याद रखने हैं, मेन तो सिर्फ कंडीशन से यस और प्रेजेंटेशन याद रखने हैं, बस दैट्स इट। सो गाइस, so today we are end for this. Okay, so have a good day. Yeah, bye.